एंड वेलकम बैक टू किरन्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ। आपके जो बचे हुए एमसीक्यूज़ हैं वो अब ख़त्म करें। क्वेश्चन नंबर 451 से शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दूं कि ये जो पीडीएफ हम डिस्कस कर रहे हैं, जो एमसीक्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी किरन्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। उसी ऐप पर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के। हर टेस्ट में 50 प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं विद एनालिसिस वीडियोस एंड एक फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी उसी ऐप के अंदर अवेलेबल है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 451 से। मिस्टर राम ओन से हाउस प्रॉपर्टी। मिस्टर राम के पास एक मकान है। ही लेंट इट टू लक्ष्मण एट 10,000 पर मंथ। उसने वो जो मकान है लक्ष्मण को दे दिया किराए पे। लक्ष्मण ने वही मकान आगे मिस्टर मारुति को दे दिया, जिससे वो 20,000 रुपये महीना किराया ले रहे हैं। रेंटल इनकम ऑफ राम इज टैक्सेबल अंडर द हेड। देखिए दोस्तों, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। इनकम टैक्स में जो टॉपिक है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसका क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा गया कि मिस्टर राम की जो इनकम है किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगी। तो सिंपल लॉजिक है दोस्तों, जिसका मकान है, जिसके नाम पर मकान है, उसी को अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्स देना है। अब हमारे पास जो ऑप्शन है, ये हमारे ऑप्शंस हैं। पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। सैलरी का तो कहीं जिक्र ही नहीं करना, क्योंकि सैलरी तो सैलरी इनकम में ही आएगी। जो सैलरी रिसीव कर रहा है गवर्नमेंट एम्प्लॉई या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उसको अंडर द हेड सैलरी इनकम टैक्सेबल होगी सैलरी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, ये भी इसका आंसर नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो मैंने अभी बताया कि रेंटल इनकम उसी को टैक्सेबल है जो मकान का मालिक है। तो मकान का मालिक, क्योंकि यहाँ राम है और राम की ही इनकम पूछी गई है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लेकिन थोड़ा सा अगर मैं क्वेश्चन चेंज करूं, अगर इसकी जगह पूछा होता कि लक्ष्मण की इनकम किस हेड के अंडर टैक्सेबल है। आपने देखा कि लक्ष्मण ने जो रेंट पे लिया था मकान, वो आगे मारुति को दे दिया 20,000 रुपये महीना किराए पे। अब लक्ष्मण को ये जो 20,000 रुपये महीना किराया मिल रहा है, अगर ये पूछा गया होता कि लक्ष्मण की इनकम किस हेड के अंडर टैक्सेबल है, फिर वो आंसर रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। क्योंकि सिंपल सा रीज़न मैंने अभी बताया कि टैक्स, अगर रेंटल इनकम है तो टैक्स हमेशा ओनर को लगेगा। लेकिन अगर किसी ने वो मकान किराए पे लेकर आगे किसी को किराए पे दे दिया, तो उसकी जो इनकम होगी वो रेंटल इनकम नहीं मानी जाएगी, वो मानी जाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो मिस्टर लक्ष्मण की अगर इनकम का पूछा गया होता तो तब आंसर रहता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 452। डैश इन्वॉल्व्स द क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग एंड एप्रोप्रिएट एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें से कौन सा है जिसमें हम कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और प्रॉपर एलोकेशन करते हैं एक्सपेंडिचर की, किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए। तो दैट इज़ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग क्या है? किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालने के लिए हम उस कॉस्ट को क्लासिफाई करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उसका एप्रोप्रिएट एलोकेशन करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉस्टिंग। सो आंसर इज़ बी, यानी कॉस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 453। एन एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट इज़ फिनिश्ड और एन्जॉयड इमीडिएटली इज कॉल्ड। वो खर्चा, वो एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको मिल गया या आप इमीडिएटली एंजॉय कर लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दोस्तों, कुछ हमारे एक्सपेंस ऐसे होते हैं जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलता है। फॉर एग्जांपल परचेज ऑफ लैंड, मशीनरी, प्लांट। तो ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट आपको एक से ज़्यादा समय के लिए मिलता है, जिनको हम जनरली कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आपको इमीडिएटली या विद इन 1 ईयर आप कंज्यूम कर लेते हो, जिनका बेनिफिट, उसको हम कहते हैं एक्सपेंस, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर भी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 454। इफ ए फिक्स्ड अमाउंट इज विदड्रॉन ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी क्वार्टर, द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग विल बी कैलकुलेटेड। अगर हम हर क्वार्टर की बिगिनिंग में एक फिक्स अमाउंट विदड्रॉ करें, तो इंटरेस्ट को हम कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट करेंगे? तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि अगर कोई क्वार्टरली ड्राइंग्स करता है, क्वार्टर का मतलब हो गया हर 3 महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद। क्योंकि अगर हम साल में 12 महीने होते हैं, उसको क्वार्टर में डिवाइड करें, क्वार्टर मतलब 1/4, तो एक क्वार्टर आपका 3 महीने का होगा। तो हर 3 महीने के बाद पैसा अगर विदड्रॉ करें तो इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड, कितने मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा। तो मैंने आपको बोला था कि सिंपल, अगर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2 कर लो, तो कितना हो गया? 15/2 मतलब 7.5 मंथ्स। तो आंसर रहेगा डी। ये हो गया अगर क्वार्टर की बिगिनिंग में। अगर क्वार्टर की एंड में विदड्रॉ कर रहा है, हर क्वार्टर के एंड में, तो 12 - 3 कर लेना इन दैट केस, तब आपका हो जाएगा 9/2 यानी 4.5 मंथ्स। ये हो गया एंड में।
तो अभी हमारा क्वेश्चन था इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, तो इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर है तो हमारा इस तरह से अपनी कैलकुलेशन कर लेनी है। एंड होता तो हम इस तरह से कैलकुलेशन करते, और अगर मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता, मैं आपको तीनों पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर होता तो आपने ना +3 करना है ना -3 करना है, सीधा 12/2 कर लेना है, तब हमारा आंसर रहता 6 मंथ। तो फिलहाल जो हमारा क्वेश्चन है उस हिसाब से हमारा आंसर बनता है 7.5 मंथ। चलिए जी नेक्स्ट इज विच अकाउंट आर ओपनड व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड होती है तो हमें कौन सा अकाउंट ओपन करना है? ऑप्शन ए ओनली कैपिटल अकाउंट, ऑप्शन बी ओनली करंट अकाउंट, ऑप्शन सी लाइबिलिटी अकाउंट, ऑप्शन डी कैपिटल एंड करंट अकाउंट। देखिए दोस्तों, मैंने आपको कहा था कि कैपिटल आपकी फिक्स्ड होती है और फ्लक्चुएटिंग होती है। दो तरह की कैपिटल होती है, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। और फिक्स कैपिटल के अंदर आपको दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अंडर फिक्स कैपिटल आपको दो तरह के अकाउंट बनाने पड़ते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। सो डी इज़ द राइट आंसर। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो आपको सिंपल एक अकाउंट बनाना होता है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए जी नेक्स्ट इज 455 456 व्हेन ए चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। जब हमें एक कस्टमर से चेक मिलता है एंड इट इज़ डिपॉजिट टू बैंक फॉर कलेक्शन, और उसको हम बैंक में जमा करवा देते हैं कलेक्शन के लिए, बट अल्टीमेटली रिटर्न डिसऑनर्ड, और वो चेक बाद में डिसऑनर्ड हो जाता है या बाउंस हो जाता है, द कस्टमर अकाउंट विल बी। देखिए, अगर हमें कस्टमर से चेक मिला और हमने बैंक में जमा करवाया, अगर आपको जनरेंटीज आती हैं तो हमारा जनरेंटी जो बनती है बैंक अकाउंट टू जो भी कस्टमर का नाम होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, क्रेडिट क्यों कर देंगे कस्टमर को? क्योंकि कस्टमर हमारा डेटर है और डेटर जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं, या एसेट जब डिक्रीज़ होते हैं तो क्रेडिट हो जाते हैं। अब अगर वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया, बाउंस हो गया, तो फिर हमारा कस्टमर अकाउंट उल्टा हो जाएगा, हमको डेबिट कर लेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर लेंगे। कस्टमर अकाउंट को डेबिट क्यों करना है? क्योंकि हमारे कस्टमर जो हमारा डेटर है, और अगर हमें उससे पैसा नहीं मिला तो हमारे डेटर फिर से बढ़ जाएंगे जितना रिड्यूस पहले हुए थे, तो कस्टमर अकाउंट को हम कर देंगे डेबिट। तो यही क्वेश्चन था, कस्टमर अकाउंट विल क्या हो जाएगा? डेबिटेड। अगर पूछा होता है बैंक अकाउंट, देन बैंक अकाउंट का आंसर होता है बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता, तब हमारा आंसर रहता है क्रेडिट इन केस ऑफ बैंक अकाउंट पूछा गया होता। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट अपीयर। इनमें से किसमें क्लोजिंग स्टॉक जनरली नहीं दिखाई देता, या कहीं इनमें से किसमें क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं रिकॉर्ड करते? ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट या ऑल ऑफ द अबव। तो आपने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायल बैलेंस जो होता है इसमें जनरली क्लोजिंग स्टॉक को हम नहीं लेते। ये ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक सिर्फ तब लेते हैं जब क्वेश्चन में आपको एडजस्टेड परचेजेस दी हों, इन दैट केस क्लोजिंग स्टॉक जनरली लिया जाता है। अदरवाइज क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं आता, ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और बैलेंस शीट में भी आता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के अंदर जनरली नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नॉमिनल अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट by passing journal entries which are called dash as they close the nominal account। देखिए, नॉमिनल अकाउंट को मैंने आपको पहले बताया था, रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट इन दोनों को बैलेंस किया जाता है, लेकिन नॉमिनल अकाउंट को बैलेंस नहीं किया जाता। जो भी इनका टोटल है वो सीधा हम ट्रेडिंग अकाउंट या फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट में आपको याद होगा कि हम इनकम और एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, और जितनी भी इनकम और एक्सपेंस हैं वो सीधे हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। और ट्रांसफ़र करने के लिए जो एंट्री हम यूज़ करते हैं उसको कहते हैं क्लोजिंग एंट्री। सो सी इज़ द राइट आंसर। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर असर्टेन द ग्रॉस प्रॉफिट। हमें कुछ फिगर्स दे रखी हैं, हमें बोला गया है कि इसमें हमें ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है। क्या क्या फिगर्स हैं? ओपनिंग स्टॉक है, गुड्स परचेज है, फ्रेट है, क्लोजिंग स्टॉक है, सेल्स है और सैलरी है। तो सिंपल, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिखाना है तो आपको सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक टोटल कर लेना है, उसमें से माइनस कर देने हैं जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फॉर एग्जांपल, ओपनिंग स्टॉक हो गया, वो स्टॉक जो आपके पास पहले से पड़ा है, प्लस इसमें से परचेजेस, प्लस जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं। फिलहाल इस केस में डायरेक्ट एक्सपेंस फ्रेट है, वो भी माइनस कर देना है। ठीक है, सैलरी इसमें जो है डायरेक्ट एक्सपेंस में नहीं आती, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। तो हमें पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट जो कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने से निकलता है, तो सिंपल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक, उसमें से माइनस कर देने आपने ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ज़रा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी सेल है 19 लाख की, प्लस हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है
दैट इज़ 1,50,000। ठीक है, माइनस कर लेने इसमें से ये सारे, तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना है 2,50,000 प्लस परचेजेस 13 लाख की। ठीक है, और प्लस हमारे पास है फ्रेट 50,000 की। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये साइड होगी 19 और 1 20,50,000 माइनस कर लो इसमें से 13 और 2 15 और 1 16 लाख। 20,50,000 में से 16 लाख माइनस कर लो तो हमारा आंसर रहेगा 4,50,000। तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज ए ड्रॉज 1,000 पर मंथ ऑन लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ए ने हर महीने की लास्ट डेट को 1,000 रुपये विड्रॉ किया। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज़ 5% पर एनम, अगर जो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 5% है, देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम टोटल ड्राइंग्स देख लें कितनी की उसने। टोटल ड्राइंग्स अगर हर महीने की पहली तारीख को, सॉरी पहली नहीं लास्ट तारीख को, हर महीने की लास्ट तारीख को वो 1,000 रुपया विड्रॉ करेगा तो साल का तो बन जाएगा 12,000। ये आ गया इसका टोटल अमाउंट विड्रॉल। क्लियर है। अब इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, लेकिन आपको पता है कि इसमें एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला लगता है, और मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपने पार्टनरशिप पढ़ा हुआ है, अगर कोई हर महीने की पहली तारीख को विड्रॉ करे तो 12+1। अगर मंथली ड्राइंग्स हैं तो +1 करना होता है, क्वार्टरली जो हैं जो हमने इससे पहले डिस्कस किया तो +3 और -3 करना है। तो फिलहाल मंथली ड्राइंग्स हैं तो 12+1 डिवाइडेड बाय 2 कर लेंगे, यानी 13/2। तो ये हो गया 6.5 मंथ्स। ठीक है जी। तो अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, जो टोटल अमाउंट आपने निकाला अभी, टोटल ड्राइंग्स 12,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इनटू आपका जो एवरेज पीरियड आया 6.5/12। असल में जो फॉर्मूला है वो ये है, टोटल अमाउंट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू जो भी आपका एवरेज पीरियड आया बाय 12। तो टोटल अमाउंट ये आ गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, एवरेज पीरियड आपका आ गया 6.5। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं ज़रा आपको सीधे करके बता देता हूँ। ये आपका आंसर आ रहा है, जस्ट ए सेकेंड, ये आंसर है आपका 325। गलत आया है, एक मिनट। हाँ, जस्ट ए सेकेंड, मैंने गलती कर ली है भाई, इसको मैं सुधारूंगा अभी, इस गलती को सुधारना पड़ेगा। देखिए अमाउंट तो आपने जितना विड्रॉ किया वो तो 12,000 ही है, क्योंकि 1,000 रुपया महीना तो साल का 12 महीने का 12,000। ठीक है जी। गलती क्या की, आई होप आप जिसने पढ़ा है उसको दिख गई होगी मेरी गलती। लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ है, तो एवरेज पीरियड आपने कैसे बनाना है, बिगिनिंग में +1 करते हैं, लास्ट में -1 करते हैं। ठीक है जी, ये गलती थी। तो कितना हो गया 5.5 मंथ्स। तो फॉर्मूला तो आपको मैंने अभी लिखवा दिया था, फॉर्मूला तो वही रहेगा इंटरेस्ट का। क्या फॉर्मूला था भाई, टोटल जो आपका अमाउंट है इसको मल्टीप्लाई कर लो रेट के साथ इनटू जो भी आपका एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाय 12। तो टोटल अमाउंट आपका 12,000 हमने ये कैलकुलेट करके रखा है ऊपर, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% इनटू 5% इनटू 5.5 जो आपका एवरेज पीरियड आया डिवाइडेड बाय 12। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 12,000 इंटू 5% इंटू 5.5 डिवाइडेड बाय 12, तो भाई ये बनता है 275, जो कि हमारा आंसर ए है। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सेल्स एक्सपेंडिचर बजट इज़ प्रिपेयर्ड बाय एस्टिमेटिंग द एक्सपेंसेस ऑफ। हम जब सेल्स एक्सपेंडिचर बजट बनाते हैं तो किन किन एक्सपेंसेस का एस्टिमेट लगाते हैं। एडवर्टीजमेंट बिल्कुल सेल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, मार्केट एनालिसिस मार्केट कैसी है ये भी इंपॉर्टेंट है, सेल्समैन की सैलरी ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जब हम सेल्स एक्सपेंडिचर बजट बनाएंगे तो इन सब को ध्यान में रखकर आपको बजट बनाना होता है, इसलिए आंसर रहेगा डी ऑल द अबव। नेक्स्ट, बजटिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्लाई इन द फॉलोइंग केसेस। कहाँ पर बजटिंग जो है अप्लाई करना मुश्किल होता है। ए, प्रोडक्ट सब्जेक्ट टू रैपिड चेंज। बिल्कुल जी, अगर प्रोडक्ट में रैपिड चेंजेस आ रही हैं तो हम बजट नहीं बना सकते। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग। जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है जब किसी आप स्पेसिफिक ऑर्डर पे कोई चीज़ तैयार करते हो। फॉर एग्जांपल मुझे फर्नीचर बनाना है तो मैं किसी को ऑर्डर दूंगा, भाई मुझे इस तरह का फर्नीचर चाहिए, या मुझे शर्ट बनानी है, या मुझे ट्राउज़र बनाना है,
तो वहाँ पर जॉब ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो प्रोसेस जो है वो अप्लाई होती है, तो वहाँ पर भी बजट बनाना मुश्किल है। अनसर्टन मार्केट कंडीशन, जहाँ पर मार्केट कंडीशन ही अनसर्टन है वहाँ पर भी बजट बनाना मुश्किल है, इसलिए हमारा आंसर रहेगा डी यानी ऑल ऑफ द अबव। ये बजटिंग का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पे, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा सीक्वेंस जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का वो करेक्ट है? पहला कम्युनिकेशन रिकॉर्डिंग आइडेंटिफाइंग, बी रिकॉर्डिंग कम्युनिकेटिंग आइडेंटिफाइंग, सी आइडेंटिफाइंग कम्युनिकेटिंग रिकॉर्डिंग, और डी आइडेंटिफाइंग रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग। तो जिसमें करेक्ट सीक्वेंस है वो है डी, यानी सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं बिजनेस और नॉन बिजनेस ट्रांजेक्शन की, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, लास्ट वाला हमारा होता है कम्युनिकेट करना, जो हमारे यूजर्स होते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट बताना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज बुक कीपिंग मेनली कंसिस्ट ऑफ विच पार्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। बुक कीपिंग अकाउंटिंग प्रोसेस का कौन सा पार्ट है? ए एनालिसिस, एनालिसिस तो अकाउंटिंग में आता है दोस्तों, ये नहीं है। प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी अकाउंटिंग का हिस्सा है, बुक कीपिंग का नहीं है। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना ये बुक कीपिंग का हिस्सा है। ऑडिटिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी बुक कीपिंग का हिस्सा नहीं है, ये अकाउंटिंग का हिस्सा है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज रियल अकाउंट। भाई रियल अकाउंट में हम एसेट्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। रेंट एक्सपेंस ये नॉमिनल अकाउंट में आता है, रेंट इनकम अगेन नॉमिनल अकाउंट में आता है, इंश्योरेंस एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट में आता है, कैश हमारा एसेट है तो ये रियल अकाउंट में आता है। डी इज़ द राइट आंसर। एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इफेक्ट एटलीस्ट डैश अकाउंट्स। हर बिजनेस ट्रांजेक्शन मिनिमम कितने अकाउंट्स को इफेक्ट करती है? तो मैंने आपको कहा था कि एक जो ट्रांजैक्शन है उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, यानी दो। सो आंसर इज बी। डिस्काउंट अलाउड इज काइंड ऑफ डिडक्शन फ्रॉम। हम डिस्काउंट जो देते हैं वो एक डिडक्शन है, लेकिन किस में से? ऑप्शन ए अकाउंट पेबल, अकाउंट रिसीवेबल, कैश अकाउंट या डिस्काउंट अकाउंट। तो जो अकाउंट हमें रिसीव करना है या जो पैसा हमें अपने डेटर से रिसीव करना है उनको जो डिडक्शन देते हैं उसको हम डिस्काउंट बोलते हैं। सो ये डिडक्शन कहाँ से होती है? जो हमने अकाउंट रिसीव करने हैं अपने कस्टमर या फिर डेटर से। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गोइंग कंसर्न इज। गोइंग कंसर्न का क्या मतलब है? क्लोजिंग ऑफ बिजनेस, ओपनिंग ऑफ बिजनेस, कंटिन्यूइंग ऑफ बिजनेस या नन ऑफ दिस। तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में है। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल कहता है कि बिजनेस कंटिन्यू है, चलता रहता है फॉर इनडेफिनेट पीरियड। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डैश बी यूज्ड, डैश यहाँ पर एक फिल द ब्लैंक्स आपको फिल करना है। बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म इन द बिजनेस एंड नॉट मीन टू बी सोल्ड आर प्रेजेंटेड फर्स्ट, एंड एसेट्स विच आर मोस्ट लिक्विड सच एज केस इन हैंड नहीं है, दैट इज कैश इन हैंड, आर प्रेजेंटेड एट द बॉटम। यानी वो कौन सा ऑर्डर है जिसमें जो एसेट्स लंबे समय के लिए यूज़ किए जाते हैं या जो एसेट्स सबसे आखिर में बेचे जा सकते हैं उनको पहले दिखाया जाता है, और जो एसेट्स सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होते हैं उनको लास्ट में दिखाया जाता है। उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस ऑर्डर को हम कहते हैं लिक्विडिटी ऑर्डर, जिसमें सबसे आखिर में बिकने वाले एसेट्स पहले दिखाए जाते हैं और जो सबसे जल्दी या क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो आखिर में दिखाए जाते हैं। तो दैट इज़ लिक्विडिटी ऑर्डर। चलिए दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन, डैश आर दोज विच आर अक्वायर्ड फॉर लॉन्ग यूज इन द बिजनेस एंड नॉट मीन फॉर रीसेल। इनमें से कौन से एसेट्स हैं जो बिजनेस में यूज़ किए जाते हैं लंबे समय के लिए और बेचने के लिए नहीं खरीदे जाते? वो एसेट्स होते हैं दोस्तों फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट जब आप नाम ले लेते हो तो इसी के अंदर आपके इंटेंजिबल एसेट्स भी आ जाते हैं। फिक्टिशियस एसेट्स तो बेचे ही नहीं जा सकते, इसलिए ये तो हो ही नहीं सकते। लेकिन जब आप फिक्स एसेट का नाम लेते हो तो फिक्स एसेट के अंदर ही दो तरह के एसेट्स आ जाते हैं, टेंजिबल और इंटेंजिबल। करंट एसेट्स वो होते हैं जो विद इन 1 ईयर आप कैश में कन्वर्ट कर लेते हो। चलिए दोस्तों ये थे आज के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।